हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आज का मेरा टॉपिक है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 5 नवंबर 2022 को कंडक्ट हुआ और मैं इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराने जा रही हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की मैंने की डाल दी थी, जल्दी उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगी। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, समझ आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस लेक्चर को पहुँचाना है। मेरा बुकलेट कोड है बेटा A2, जिसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ और सभी कोड्स के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ आगे पीछे हैं और मैथ्स के केवल 15 क्वेश्चन है। बाकी कुछ रीजनिंग का पार्ट आ जाता है जिसमें बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं कुछ बच्चों की डिमांड पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने जा रही हूँ। तो देखते हैं जल्दी से। ये देख लीजिए, ये रहा कोड A2, ये CET तो मैंने लिखा है इधर। तो हम इसके अब क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स के। और इस बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 31 से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इफ़, यदि ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम बिल्कुल सेम है, 1/3.718 बराबर 0.2689 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/3.718 की वैल्यू 0.2689 है और हमें 1/0.000371 की वैल्यू निकालनी है। दोनों का डेसिमल हटा लो। इसका डेसिमल जब आप हटाओगे तो ऊपर 1000 आएगा, 3 अंक है ना दशमलव के बाद। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 आएगा। तो 10 की पावर 3/3718 की वैल्यू है 0.2689, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो 2689/1 2 3 4 10 की पावर 4। इसको नोट कर लो मन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आ जाइए। ये मैं आपको इतना लिख रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये सब हम वर्बल करेंगे, वहाँ पर बस मेन पेन चलाएंगे। 0.000371 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो हैं। 7 जीरो का मतलब जब मैं दशमलव हटाऊंगी तो ऊपर मेरी 7 जीरो आएंगी, जो कि 10 की पावर 7/3718 बनेगा। अब इसको देखो, ये 10 की पावर 3/3718 है, तो इसमें से मैं 10 की पावर 3 अलग कर दूं, 10 की पावर 4 अलग कर दूं, बटे 3718। ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2689/10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 यहाँ पहले से है। दोनों कटकर हमारा आंसर 2689 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 2689 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल सर्टेनली रिप्लाई। समझ आया? देखो वैसे तो पेन की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ये हो गया 1000/3718, ठीक है। यहाँ 7 जीरो हैं, उन 7 में से 3 जीरो अलग कर दी। समझे मेरी बात को, कि उन 7 में से 3 जीरो अलग कर दी, 1000 अलग कर दिया और 4 जीरो अलग कर दी बटे 3718। मन में चल रहा है ये सारा कैलकुलेशन। 1000/3718 ये है, जिसकी वैल्यू है 2689/1 2 3 4, और 4 जीरो हैं, कट के 2689 आ गया। ठीक है। कितना टाइम लगा मुझे? 10 से 20 सेकंड लगे हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन इस तरह के टेस्ट में आपने मेंटल कैलकुलेशन और ट्रिक्स से करने होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 32। m-4 है, n-2 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी। ये भी बिल्कुल वर्बल कैलकुलेशन है। मैं आपको क्योंकि पुट करके दिखाऊंगी तो मुझे टाइम लगेगा। वैसे मैंने जब इस पेपर को सॉल्व किया तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा था इस क्वेश्चन को करने में। m की वैल्यू -4 है, n की वैल्यू -2 है। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर पर लिखा मिलेगा। तो रफ में आपने जस्ट यहाँ क्या करना है, यहाँ -4 रखोगे, -4 की पावर 3 करोगे तो 4 चौक 16 चौके 64 आएगा। यहाँ -4 रखोगे तो 4 चौक 16 जमा कर 16 तिये 48 आएगा। यहाँ -4 रखोगे तो 4 तिये 12 माइनस का आएगा। यहाँ -2 रखोगे तो माइनस का 6 आएगा। 2 दूनी 4 तिये 12 आएगा, और ये माइनस का 8 आएगा। 12 से 12 कट जाएगा, 64 और 6 70, और 48 और 8 56, और ये माइनस का 126 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर
3 है। ठीक है, सब जगह मैं यहाँ सर्कल कर देती हूँ। तो माइनस का 126 आपका राइट आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखिए भाई जरा, दो अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 161 है, तो 3y माइनस एक्स का क्या मान होगा? एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, जब वो नंबर ऑलरेडी प्राइम है। ठीक है, अब हम 161 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप कर लेना, 7 गुणा 23 आएगा, 23 7 161। तो एक प्राइम नंबर 7 हो गया, दूसरा प्राइम नंबर 23 हो गया। इसके अलावा तो कोई गुणनखंड इसका बन ही नहीं रहा। तीसरा गुणनखंड बनता तो हमें प्रॉब्लम आती। अब x y से बड़ा है, यानी कि जो बड़ा नंबर है 23 वो तो x है, छोटा नंबर 7 है, और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? 3y माइनस एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो कर दो कैलकुलेट। 3y की वैल्यू 7 है, 21 घटा 23 कितना आ जाएगा? माइनस का 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर भाई 161 के 2 ही गुणनखंड हो रहे थे अभाज्य, और हमारी संख्याएं भी प्राइम हैं, अभाज्य हैं। तो एक नंबर x हो जाएगा, दूसरा y, x क्योंकि y से बड़ा है तो उसको 23 ले लेंगे। चलिए अब 34वें पे आ जाइए। इस तरह का क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी दे रखा था, और बहुत इस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है। ये एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और बाद में क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती है। 30 मिनट में 6 घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेंगी? 6 bells commence tolling together and toll at intervals 2, 4, 6, 8 and 12, 10, 12 seconds respectively. 30 minutes how many times do these 6 bells toll together? बिल्कुल सिंपल है। देखो 30 मिनट है तो एक बार तो बज चुकी हैं, वो एक बार तो बज चुकी हैं। उसके बाद हमने देखना है कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको इन सब नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम आपको आना चाहिए, फटाफट से निकालना। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 5 6, फिर आप 2 पे लोगे, 2 दूनी 4। मैं बार बार जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको स्पीड चाहिए। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इस लेक्चर को कितना भी लंबा कर सकती हूँ। 1 1 1 1 5 और 3, और ये 1 और ये बच गया 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। यानी कि हर 120 सेकंड के बाद वो घंटियाँ इकट्ठी बजेंगी। अब हमारे पास है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 30 गुणा 60 यानी कि 1800 सेकंड। अब 1800 को 120 से भाग करो तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60। 15 सेकंड्स के बाद वो हर 15 सेकंड के बाद दोबारा इकट्ठी बजेंगी। 15 सेकंड के बाद नहीं, 15 बार इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, ये 15 सेकंड के बाद नहीं भाई, 1800 सेकंड में 120 सेकंड के बाद दोबारा इकट्ठी बजती हैं। तो कितनी बार बज गई? 15 बार। और एक बार बज के चुप हो चुकी हैं वो, तो 15 जमा 1 कितनी बार वो बेल हमारी बजेंगी? 16 बार बजेंगी। और ये हमारा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये समझ आया होगा ना, 30 सेकंड में 15 बार बजी हैं, और उसने बोला है कि एक बार बज के चुप हो गई हैं, तो वो वाला भी तो काउंट करेंगे ना। बिल्कुल, हम मान लो 10 बजे काउंट करना शुरू करें, 10 बजे तो बेल बज गई, और 10 से 10:30 के बीच में 15 बार बजी, तो कितनी बार हो गया? 16 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 में और 4 मीटर घटाने पर 2:1 के अनुपात में हो जाती है। कमरे के फर्श की विमाएं क्या हैं? वैसे इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें इसी से पता लग रहा है। मान लो मैं पहला ही ऑप्शन ले लूँ 12, वैसे इसका उत्तर भी पहला ऑप्शन है, 12 और 8। अब ये क्या कहता है कि दोनों को 4 4 बढ़ा दो, तो 12 को 4 बढ़ाओगे तो 16, और 8 को 4 बढ़ाओगे तो 12। 4 चौक 16, 4 तिये 12, आ गया 4:3। दोनों को 4 4 घटा दो, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 2:1। ये हमारे आंसर पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को चेक कर लेना भाई, 20 और 16, तो ये अनुपात नहीं आएगा। 18, ये पहले देखो आप यहीं से समझो कि लंबाई बड़ी है चौड़ाई छोटी है, तो ये तो 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बच गया ये, तो इनको क्रॉस चेक कर लो भाई। लंबाई मान लो 12 है, चौड़ाई 8 है। सुन रहे हो मेरी बात को? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो गया 12:8। 4 4 बढ़ा दी तो 16:12, 4:1 मिनट इधर देखें, अब दिख रहा है आपको पूरा रेंज में 4:3 आ रहा है, और ये 8/4, 2:1 आ रहा है। तो हो गया, तो हमारा तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर भी मैं इसको आपको बता देती हूँ प्रॉपर तरीके से भी। माना लंबाई x, चौड़ाई y, ठीक है, L और B में आपको दिक्कत आएगी। दोनों को 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 हो जाता है, तो लंबाई 4 बढ़ा दी,
चौड़ाई भी 4 बढ़ा दी तो अनुपात हो गया 4:3। हम यही क्वेश्चन नंबर 35 ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट भाई, देखें जरा, अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को इधर ले जाओ तो 3x जमा 12, और इनको इधर ले जाओ 4 से गुणा करो तो 4y जमा 16, इधर ले आओ 3x घटा 4y बराबर है 4। इक्वेशन नंबर 1। ऐसी इक्वेशंस बन जाएंगी हमारी। वो लंबा पड़ेगा, तो इस तरह के एग्ज़ाम में तो आप ये देखो, आपके पास नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर नन ऑफ दीज होता ना तो हमारा तुक्का में भी के फिर तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता। अब ये कहता है 4 मीटर घटा दो, तो x में से भी 4 घटा दो, y में से भी, अनुपात कितना हो गया 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इससे कर दो, 2 को इससे कर दो, 2y घटा 8, ये हो गया x घटा 2y। 4 उधर जाके जमा का हो जाएगा, माइनस का 4 आ गया। इक्वेशन नंबर 2। ये किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको 2 से, इस इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रही हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2x माइनस 4y, इसको कर रही हूँ मैं, ध्यान दे लेना, बराबर है -8, घटा दो, प्लस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, 4y से 4y कैंसिल, बराबर है 12, x 12 आ गया। x की वैल्यू यहाँ कहीं भी रख लेना, y 8 आ जाएगा। तो लंबाई 12 और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 8, 12 गुणा 8 मीटर, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लॉन्ग मेथड से समझ आ गया। शॉर्ट पर आपने ज़्यादा ट्राई करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो, तो आपको भाई टाइम तो चाहिए ना। चलिए, ये भी अब बहुत ही आसान है। एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। भाई 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। भाई कुल दूध 80 लीटर, मिश्रण है दूध और पानी का, तो मिल्क रेशो वाटर कितना है 7:3। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कांस्टेंट ले लेते हैं कि मान लिया दूध कितना है 7x, पानी कितना है 3x, दोनों को जोड़ दो तो 10x किसके बराबर हो गया 80 लीटर के। 10 0 से 0 कट गई, x की वैल्यू आ गई 8। इसको दूध कितना है 7x है, यानी 7 गुणा 8 यानी 56 लीटर तो दूध है। और पानी कितना है भाई आपका 3x, यानी कि 3 गुणा 8 यानी कि बेटा 24 लीटर पानी है। 80 में 56 लीटर दूध है और 24 लीटर पानी है। अब ये कहता है कि इसमें कितना पानी डाला जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। वैसे तो मूजबानी है, दूध 56 है और ये 24 है। इसको भाई 56 की जगह 2:1 आना चाहिए। 56 किसके पाड़े में आता है 28, 28 दूनी 56। तो यहाँ 28 कब बनेगा जब मैं 4 जोड़ दूँ, 4 जोड़ूंगी तो 28, 28 दूनी 56। लेकिन हम मान लेते हैं कि मैंने मिला दिया y लीटर पानी। ध्यान देना, मैंने मिला दिया y लीटर पानी, तो ये रेशो था 7x, तो दूध था, दूध में तो कोई छेड़खानी हमने की ही नहीं। 3x पानी था हमारा, तो 3x में y लीटर पानी और जोड़ दिया, तो ये अनुपात हो गया 2:1। अब ध्यान दो, 7x की जगह दूध है 56, ये है 24 जमा y बराबर है 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 56 बराबर है 48 जमा y, ठीक है। और 48 जमा y नहीं, 48 जमा 2y, ये 2 यहाँ चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 8 बराबर है 2y, और y की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि हमने 4 लीटर पानी उसके अंदर ऐड करना है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 4 लीटर। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर पसंद आए, समझ आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 37। ए बी सी का औसत m है। ए बी जमा बी सी जमा सी है 0 है, तो ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर का औसत कितना है। देखो, औसत का क्वेश्चन के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वैसे तो, लेकिन मैं डायरेक्ट भी बता रही हूँ। ए बी सी का औसत का मतलब ए बी सी बटा 3 m के बराबर है। इसका मतलब a जमा बी जमा सी कितना हो गया 3m हो गया। और बेटा ए बी जमा बी सी जमा सी ए कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैसे एक ये शॉर्टकट भी होता है कि अगर
ये वैल्यू 0 है तो a जमा बी जमा सी का स्क्वायर केवल a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है a जमा बी जमा सी की वैल्यू है 3m, तो ये हो गया 3m का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लो 0, तो ये पूरा तो 0 बन जाएगा और ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो कितना हो गया 9m स्क्वायर। अब ध्यान देना है, हमसे पूछा गया है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत, औसत का मतलब मीन का मतलब इसको 3 से भाग कर दो तो 3 तिया 9 और जो हमारा आंसर आएगा वो 3m स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखने में मुश्किल है थोड़ा सा है। √2 की वैल्यू 1.4142 है, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो। ध्यान देना भाई, √2 है 1.4142 और हमें √2 - 1 बाय √2 + 1 का अंडर रूट निकालना है। तो इसमें सबसे इजी तो हमारा रहने वाला है कि हम इस अंदर वाली टर्म का ना रैशनलाइजेशन कर दें, परिमेयीकरण कर दें, बाहर का अंडर रूट नहीं छेड़ेंगे। ध्यान देना मेरी बात पर। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ √2 - 1 बाय √2 + 1। इसको क्या करते हैं रैशनलाइजेशन के लिए, हम नीचे वाली टर्म्स के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये a - b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी a - b है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर ध्यान दो 3 घटा 2 √2 का स्क्वायर करोगे 2 - 1 यानी नीचे तो 1 आ जाएगा, ये बन गया 3 - 2 √2। ये अंदर की टर्म चल रही है। अभी हम इसको और सॉल्व करते हैं। 3 - 2 √2 का मतलब है 1.4142। तो 3 घटा इससे गुणा कर दो, अभी 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब आपने 3 में से 2.8284 को माइनस करना है। तो ये तरीका है हमारा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है। 6, 1, 7 और ये आपका 0.1716 ये हमारा आ जाता है। ठीक है, अब इसका अंडर रूट निकालेंगे। ये पूरी इस अंडर रूट के अंदर की टर्म चल रही थी जो कि आ गई है 0.1716, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आ गई 0.1716 और इसका अब आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादा डीपली आपने जाना नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ही अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं हमें, तो फटाफट यहीं से हमें आइडिया लग जाएगा। देखो जब अंडर रूट निकालेंगे तो ना जाने की तो 0 हो जाएगी, तो डेसिमल 17 पे जाना है, 17 को जाएगा 4 चौक 16 पे 1 और ऊपर से तारा हमने उतार लिया हमने 116, तो ये आ गया 8 दूनी 16 तो बड़ा हो जाएगा तो 1 पे जाएगा, तो 1 पे जाएगा तो 81। अब यहीं से आइडिया लो ना 0.41। अब 0.41 का कोई और ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दीज दिया नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये यहाँ लिख रही हूँ मैं 41, 1 मिनट पे देखो जरा 0.4142 ये हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 3 0.4142। ठीक है भाई, फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 39, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ए बी से 30% अधिक कुशल है, यानी कि अगर दोनों को कोई काम दिया जाता है तो ए की जो कैपेसिटी है वो 30% काम ज़्यादा कर सकता है बी से। ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जबकि ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकता है। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब व्हेन ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। देखो जब दो लोगों का एक साथ काम का टाइम निकालना हो तो दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे ये पता होना जरूरी है। तो ए तो एक काम को 23 दिन में करता है, लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, अब ये मान के चलो कि अगर ए की जो कैपेसिटी है काम करने की वो 100% देखो काम और समय का क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अगर भाई उनकी स्पीड, अब आप ये देखो कि ए की जो स्पीड है वो जो है बी से 30% ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो बी टाइम लेगा वो ए से 30% ज़्यादा लेगा। टाइम की बात कर रही हूँ मैं भाई, ए बी से 30% अधिक कुशल है।
ठीक है, यानी कि वो उससे इतना ज़्यादा काम, अगर भाई बी 100 काम कर रहा है तो ए 130 काम करेगा। ठीक है, बात को समझें कि उनके काम का अनुपात तो ए अनुपात बी, अगर बी 100 काम करता है तो ए 130 काम करेगा। तो जो समय का अनुपात है वो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ए और बी की जो रेशो आएगी वो 100:130 आएगी। हम एक काम को मान के चलते हैं, समझ में आ रही मेरी बात। तो ए अगर 100 दिन लेता है काम को करने में तो बी 130 दिन लेगा। तो ये यहाँ से कटकर उन दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात आ जाएगा 10:13। अब ये देखो भाई, ए जो काम है वो कितने दिन में करता है, 23 दिन में, और बी का हमें पता नहीं है कितने दिन में करता है। तो माना बी उस काम को करता है कितने दिन में, x दिन में। तो अब सिंपल है, यहाँ तो हमने ए और बी के समय का रेशो निकाला है 10:13। यहाँ ए और बी के समय का रेशो है 23:x। तो दोनों रेशो बराबर हो जाएंगे भाई। 23/x बराबर है 10/13। आर पार गुणा कर दो, 23 × 13, 10 नीचे आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। 13 × 3 = 39, 13 दूनी 26 और 3 × 29 299/x। ध्यान देना है कि b उस काम को करने में 299/10 दिन लगा रहा है। अब मेरी बात को सुनो, a उस काम, ये शॉर्ट ट्रिक तो आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि x के मेथड से मैं अगर इस क्वेश्चन को आपको कराती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अगर b 100 काम करता है तो ए उससे 30% ज़्यादा, 100 का 30% कितना हो गया, 30, यानी ए 130 काम करेगा। तो टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा उनका दोनों का। भाई ए जो टाइम लेगा वो 100 आवर्स, 100 डेज, कुछ भी लगा ली जिस रेशो में काम चल रहा है, और बी 130 लेगा। तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो गया 10:13। और एक्चुअल बात करें तो ए काम 23 दिन में करता है, बी x दिन में करता है। तो दोनों अनुपात हमने बराबर कर दिए। तो बी एक काम को 299/10 दिन में करता है। अब ए एक काम को 23 दिन में करता है तो ए का, ध्यान देना, एक दिन का काम रिवर्स हो जाएगा। 1/23 पार्ट ऑफ द वर्क ही विल कंप्लीट इन 1 डे। भाई एक दिन में काम का 1/23 पार्ट करेगा। और बी का जो एक दिन का काम है वो इसका उल्टा हो जाएगा 10/299। अब ये कहता है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितना टाइम लेंगे। तो जो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे a + b का एक दिन का काम, तो 1/23/10/299 शॉर्टकट भी होता है इसका। तो ये हो जाएगा 23 एकम 23 और 23 × 3 = 13 आ जाएगा बच्चों। ये 13 + 10, तो ये हो जाएगा बेटा जी 23/299। 23 एकम 23 और 23 × 3 = 69। दोनों मिलकर काम को 1/13 दिन में करेंगे, नहीं, दोनों मिलकर एक दिन में 1/13 काम करेंगे। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 13 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो सेकंड ऑप्शन आएगा, 13 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा, नहीं तो x आ गया था 299/10। अब a 23 दिन में कर रहा है तो आपको डायरेक्ट यहाँ आना है, ये सब कुछ नहीं लिखना आपने अपने आंसर शीट पे। आपको तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको तो ऑप्शन टिक करना है। तो आप फटाफट कैलकुलेट करें कि 1/23 + 10/299, 1/13, 1/13 को रिवर्स कर दो तो 13 दिन में वो काम को पूरा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा डिफरेंट है, दिखने में इजी लग रहा है बट इतना है नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया गया। ऐसा ही कार्य 2 बार और किया गया। अब बर्तन में कितना दूध रह गया। अब कई बच्चों ने क्या किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 लीटर दूध है, जिनकी तैयारी नहीं थी तो 4 लीटर निकाला तो 36, फिर 4 लीटर निकाला तो 32 और फिर 4 लीटर निकाला तो 28। ये 28 पे भी टिक लगा हुआ जो कि गलत है, क्योंकि एक्चुअल में जब आप पहली बार, पहले लॉजिक को समझें फिर इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला आपको बताऊंगी और उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आगे भी कभी किसी टेस्ट में आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 40 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 36:4 है। कैसे भाई, 4 लीटर दूध निकाल के 4 लीटर पानी डाल दिया तो प्योर दूध तो 36 ही बचा ना, यानी कि कितना रेशो आ गया, 9:1 आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना,
ये जो अब मिक्सचर बचा है ना 40 लीटर का, जिसमें 9:1 में मिल्क और वाटर हैं, इस मिक्सचर में से 4 लीटर मिक्सचर निकाला गया है। हम तो अपनी तरफ से दूध ही निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें पानी की रेशो बढ़ चुकी है। समझ रहे हो बात को? तो इसमें से कितना निकाल लिया, अब फिर से एक बार इस वाले में से फिर एक बार कितना निकाल लिया, 4 लीटर। तो जो एक्चुअल दूध 36 लीटर था उसमें से 4 लीटर निकाला गया, तो जो दूध बचता है, अब वो देखना 9 और 1 10 था, 10 में से दूध की मात्रा कितनी थी, 9, तो 9/10। और जो 4 लीटर का एक बर्तन भर के मैंने बाहर निकाला है, भाई हमने तो दूध ही निकाला है, लेकिन वो दूध और पानी का क्या है, मिक्सचर है। तो उस 4 लीटर में एक्चुअल दूध कितना बाहर निकला और पानी कितना निकला। अब ये 9:1 में है, तो 9:1 में है, तो 9 और 1 10, तो दूध कितना है 9/10 और 4 लीटर में कितना है 36/10, यानी कि 3.6 लीटर दूध बाहर निकला है एक्चुअल में। तो दूध कितना था, 36 था, 36 में से कितना दूध बाहर निकला, 3.6, इसको घटा लेना, ये आएगा 32.4 लीटर। ये पहली बार निकाला जब हुआ, ये दूसरी बार जब निकाला, तो अब ध्यान देना, जब दूसरी बार निकाला तो पानी जो दूध है वो 32.4 है, तो पानी 40 में से, भाई मिक्सचर तो 40 ही है, दूध वाले ने तो दूध की मात्रा कम थोड़ी करनी है, दूध तो पूरा दिखने में तो 40 ही लग रहा है, लेकिन उसमें असली दूध 32.4 है। और पानी बच गया कितना, 7.6। ठीक है भाई, 7.6 नहीं, हाँ जी 7.6, ठीक है। तो अब हमारा जो मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो बन गया बेटा 324:76। ये बहुत लंबा पड़ने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये बन जाएगा आपका 4×8 = 32, 81.19। अब जब हम तीसरी बार निकालेंगे दूध को बाहर 4 लीटर, तो उसमें 81 दूध हैं, 19 पानी है बाहर। 1 लीटर की बात कर रही हूँ मैं, तो 100 लीटर की, तो 4 लीटर में से कितना बचेगा भाई, 100 है दोनों का जोड़, 81 और 19 का जोड़ 100 है। 100 में से 81 तो दूध है, 100 में से 81 दूध है, तो 4 लीटर में से कितना निकला, तो ये हो गया भाई, ये आ जाएगा 32.4 लीटर। ठीक है, अब हमारा 32.4 नहीं 3.24। अब पिछला दूध कितना था, 32, एक्चुअल दूध तो जो था वो 32.4 था, और उस 32.4 में से 3.24 मैंने बाहर निकाल लिया, तो 10 में से 4 गए 6, 1 9, 29.16 लीटर एक्चुअल दूध उसके अंदर बचता है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो आपको इसको किस तरीके से करना है अब मैं वो बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो हम एक चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह का तरीका करते थे उस तरीके का है। मान लो जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपकी x है, ठीक है, और जो निकाला गया है वो y है, और कितनी बार निकाला गया है वो अगर n है, तो जो लास्ट में बचेगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, x एक्चुअल था, 1 - 4 लीटर हर बार, ये इक्वल अमाउंट हर बार निकाल रहे हैं उसके लिए है, और बटे में x आ जाएगा और पूरे की पावर n आ जाएगी। तो x हमारा है 40 लीटर दूध, 4 लीटर निकाला जा रहा है, कितनी बार, 3 बार। तो इससे सोल्व करो, 40 × 1 - 4/40 की पावर 3, ठीक है, 10 × 1 = 10 और 1 9/10। तो ये हो जाएगा 40 × 9/10 × 9/10 × 9/10, 1 0 कट जाएगी, गुणा कर लेना 2916/100, 29.16 लीटर आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए याद रखनी होंगी। अब देखिए, ये हम पढ़ते थे तब बड़े आते थे ये क्वेश्चन, आजकल के बच्चों को गणित में तो पढ़ाया नहीं जाता, बाद में ये एंट्रेंस के नाम पर ये क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जहां आपको प्रॉब्लम आती है। ABC ने एक व्यापार में 80,000, 40,000 और 80,000 रुपये लगाए। ध्यान से देखना, 6 माह बाद A चला गया, यानी A का पैसा 6 महीने तक काम आया, और यदि मतलब ए ने तो 6 महीने काम किया ना, तो उसका प्रॉफिट 6 महीने तक ही चलेगा। ध्यान देना, यदि 8 मास बाद, ये पकड़ना है, 8 महीने बिजनेस किया उन्होंने, कुल लाभ 40,050 हुआ हो, तो बी का हिस्सा कितना है।
जिस रेशो में प्रॉपर्टी वो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, जितने दिन के लिए करता है, उसी रेशो में प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले हम ABC की प्रॉपर्टी की रेशो निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट की बेटा, इन्वेस्टमेंट की। तो ए ने लगाए 80,000 रुपये, लेकिन वो 6 ही महीने तक चलेंगे। वो 6 महीने के बाद चला गया, तो 6 महीने बाद उसने काम नहीं किया। फिर बेटा 40,000 रुपये लगाए बी ने, वो कहीं नहीं गया, पूरे 8 महीने काम किया। तो 40,000 गुणा 8 कर देंगे, समझे बात को? 1 महीने का भाई 80,000 6 महीने लगा लो, और 1 महीने का हमने कर लिया। और 80,000 ही सी ने लगाए हैं कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। ठीक है, तो 80,000 गुणा 8, 4 0 4 0 4 0 कट गई, 8 6 48, 8 चौके 32, 64, 16 पे कट जाएगा, 16 3 48, 16 दूनी 32 और 16 चौकू 64। इनका जोड़ आएगा 5 और 4 9। 9 में से 3 हिस्सा ए को मिलेगा, 2 हिस्सा बी को मिलेगा, 4 हिस्सा सी को। कुल प्रॉफिट है 40,050। हमसे सिर्फ बी का प्रॉफिट पूछा गया है, तो प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो जाएगा? 9 में से 2 रुपये मिल रहे हैं बी को, तो देखो ना, उसने 80,000 6 महीने के लगाए, उसने 40,000 ही लगाया, तो उसका प्रॉफिट कम पड़ेगा ना। तो 2/9 गुना 40,050, और ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है। 9 चौक 36, 9 चौक 36 0, और ये आ जाएगा 8,900 रुपये बी का प्रॉफिट होना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी से दुगनी है और कर्ण की लंबाई 10 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लो भैया अपना। ये भुजा अगर x है तो इसकी दुगनी है 2x, और ये 10 है। इसका निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है भाई? 1/2 बेस x है, हाइट 2x है। सुन रहे हो बात को? 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वेयर क्या आ गया? एरिया। अब मेन प्रॉब्लम है x की वैल्यू निकालने की। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? x स्क्वायर। ये कितना है? 2x का स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर। तो 100 इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर। इसको यहाँ डिवाइड करो तो x स्क्वेयर आ गया 20। भाई 100 को 5 से भाग करोगे, और यही हमारा एरिया है। तो हमारा एरिया कितना आ गया? 20 आ गया। तो सही आंसर आ जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20 वर्ग स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। इस तरह के क्वेश्चन में 100 रुपये मान लिया करो धनराशि को, क्योंकि उसने पूछा है। यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो वह धनराशि 5100 रुपये अधिक अर्जित करती। वो कितना पैसा है? कोई पैसा है 3 साल के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। दर नहीं पता हमें, ठीक है, तो हम देखते हैं भाई, जो चीज़ नहीं पता उसको सपोज कर लो। भाई प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट R ही ले लिया, टाइम 3 है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 3R आ गया। लेकिन अब ये क्या कहता है कि यही प्रिंसिपल है, यही रेट नहीं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान देना। प्रिंसिपल 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ गई है, टाइम 3 ही साल है, तो ब्याज कितना आ रहा है उसको चेक करो। 100 गुणा R जमा 1 ब्रैकेट लगा देना भाई, गुणा 3 बटे 100। 100 से 100 कट गया, 3 को इससे गुणा करो, 3R जमा 3। अगर पहले इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, पहली रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, पहली दर ले रहे हैं, तो ब्याज आ रहा है 3R। दूसरी ले रहे हैं तो 3R जमा 3, दोनों का अंतर निकालो कितना आया? 3R जमा 3 घटा 3R, अंतर 3 आ रहा है। कब? जब मेरा मूलधन 100 रुपये है। और एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 5100। तो मूलधन कितना है? तो बहुत ही सिंपल है, अगर डिफरेंस 3 है तो प्रिंसिपल 100 है, डिफरेंस 1 है तो प्रिंसिपल 100/3 है, और डिफरेंस अगर 5100 है तो 3 दूनी 6, 3 7 21, नहीं 3 दूनी 6 नहीं, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 1,70,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44।
धनराशि जो 3 वर्षों में 6 से 1/4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जबकि ब्याज संयोजन वार्षिक है, 4913 बन जाती थी। अमाउंट है भाई, ध्यान कर लेना, नोट कर लेना। ये है टाइम, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है आपकी अमाउंट, और राशि कितनी है। द प्रिंसिपल दैट अमाउंट्स, इंग्लिश में बहुत ही आसान हो जाता है। ये अमाउंट हो गई, ये टाइम हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। द प्रिंसिपल इज, यहाँ से शुरू करो, द प्रिंसिपल इज, प्रिंसिपल कितना है, तो मैं डायरेक्ट करूँगी। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर t। भाई अमाउंट कितना है, 4913, प्रिंसिपल पता नहीं, 6 सही 1/4, 4 6 24 और 1 25, 25/4, तो 25/4 को 100 से करोगे 400, पावर t, टाइम कितना है 3 है, 25 एकम 25 और 25 छिक्का 150, ये आ जाएगा। तो बेटा जी ये हो जाएगा 4913, 16 एकम 16 और एक 17/16 की पावर 3। इनको इधर ले जाओ, 3 बार 16 ऊपर चला जाएगा और 3 बार 17 नीचे। अगर आपको क्यूब्स इधर ले जाओ, 16 × 16 × 16 और 17 3 बार है, नीचे आ जाएगा 17 × अगर आपको क्यूब्स आते हैं तो 17 का क्यूब होता है 4913 और 16 का क्यूब होता है 4096। तो ये इससे कट जाएगा और इन तीनों की प्रोडक्ट आ जाएगी 4096। तो हमारा प्रिंसिपल 4096 हो जाएगा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 4। और अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ये समझ आ रहा है और आप बाकी सेट के भी आंसर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाकी कोड के आंसर भी मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर भेजूंगी, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। ठीक है, चलिए। किसी दूरी को तय करते समय ए और बी की चाल में 3:4 का अनुपात है, ध्यान देना है। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट अधिक लगे, ए को पहुंचने में कितना समय लगेगा। इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। ध्यान देना, ये बिल्कुल उसी तरह काम और समय वाली ही बात आ जाती है। स्पीड की रेशो 3:4 है। मान लो 1 किलोमीटर जाना है तो टाइम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो टाइम की रेशो है वो उल्टी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। स्पीड की रेशो 3:4 है। एक बंदा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और 30 और 40 की बजाय मैं आपको 30 और 60 लेके बताती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक बंदा चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक बंदा चल रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से। जो 30 की स्पीड से चल रहा है उसको 1 किलोमीटर जाने में लगेंगे 2 घंटे। ध्यान देना, जो 60 की स्पीड से चल रहा है उसको जाने में लगेंगे 1 घंटे। बहुत ध्यान से देखना। तो जो उनकी स्पीड का रेशो है वो तो था 30/60 यानी 1/2, लेकिन जो उनका टाइम का रेशो है वो उल्टा हो गया 2:1। आया लॉजिक समझ में? आया कि नहीं आया? तो रेशो ऑफ स्पीड हमें दे रखी है कि दोनों की चाल में 3:4 का अनुपात है, तो टाइम में अनुपात हो जाएगा 4:3 का। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ए को चलने में पहुंचने में बी से आधा घंटा अधिक लग रहा है। अब आधा घंटा अधिक लग रहा है तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ए का जो टाइम है वो 4x है। सुन लो मेरी बात को ध्यान से। स्पीड की रेशो 3:4 थी, टाइम की रेशो 4:3 है, तो ए को लगा 4x घंटे, बी को लगा 3x घंटे। दोनों का जो डिफरेंस आया 4x में से 3x घटा लो, कितनी देर लगी? x घंटे। और ये क्या कह रहा है कि दोनों में कितने का डिफरेंस है? 30 मिनट का। तो x का मतलब हो गया 30 मिनट, ये घंटे में है तो इसके घंटे बना लो। 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा। ध्यान देना मेरी बात पर। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। लॉजिक समझ आ रहा है? स्पीड की रेशो 3:4 थी तो टाइम की रेशो उल्टी हो जाएगी। ए को 4x घंटे लग रहे हैं, बी को 3x घंटे लग रहे हैं, तो दोनों का अंतर हो गया x घंटे का। और यहाँ ए को बी से आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या हो गया? इनका डिफरेंस ही तो हो गया ना इनके टाइम का, तो जो कि x की वैल्यू आ गई। अब ये क्या कहता है? a को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो a को जो टाइम लग रहा है वो 4x लग रहा है। a का टाइम
कितना है 4x यानी 4 गुणा 1/2 यानी a को लग रहे हैं 2 घंटे, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे बेटा 15 क्वेश्चन आपके 5 नवंबर को हुए CET के। अगर लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी कोड के भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।